नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग मुद्दे की बात कार्यक्रम में चर्चा करने वाले हैं बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक पर। और ये टॉपिक जुड़ा हुआ है जोशी मठ में जिस तरीके से त्रासदी की स्थिति देखी गई है, उसके बाद जो एक व्यापक स्तर पर दहशत का माहौल बना हुआ है। और यह माहौल केवल जोशी मठ तक ही विस्तृत नहीं है, बल्कि जोशी मठ से आगे के भी कुछ क्षेत्र हैं, जैसे कि कर्णप्रयाग, नैनीताल, गोपेश्वर। इन सभी स्थानों पर भी, इन सभी जगहों पर भी ऐसी दहशत की स्थितियां देखी जा रही है और इसके पीछे कुछ कारण भी हैं, है ना। तो आज की चर्चा में हम इस पूरे मामले को, उस पूरे घटनाक्रम को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इससे जो जुड़े हुए आयाम हैं वो क्या कुछ कहते हैं, और साथ ही इस क्षेत्र में जो यह त्रासदी, जो जमीन धंसने की त्रासदी देखी गई है, इससे जो जुड़े हुए लक्षण है वो क्या कुछ दर्शाते हैं। ठीक है, आइए यहाँ पर मैं आपको स्क्रीनशॉट के तौर पर एक न्यूज़ से रूबरू कराना चाहूँगा जो क्या दर्शाता है। आफ्टर जोशीमठ इट कुड बी कर्णप्रयाग, नैनीताल एंड अदर उत्तराखंड टाउन्स नेक्स्ट से एक्सपर्ट्स। विशेषज्ञों ने ये दावा किया है, उन्होंने ये अनुमान लगाया है कि जिस तरीके से जोशीमठ में लगभग 650 से भी अधिक घरों में दरार की स्थिति देखी गई, जमीन धंसने की स्थिति देखी गई, सड़क फटने की स्थिति देखी गई, वैसी ही स्थितियां आने वाले समय में कर्णप्रयाग और नैनीताल जैसे स्थानों पर भी देखी जा सकती है। क्लियर? आखिर क्यों ऐसी संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं, इससे संबंधित क्या कुछ भौतिक या फिर मानव जनित गतिविधियां हैं, इसको हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ पर इस मैप के माध्यम से आपको हल्का सा जो पूरा जोशीमठ है या फिर जो कर्णप्रयाग है, नैनीताल है, इसके बारे में एक लोकेशन के स्तर पर कहाँ कहाँ पर ये लोकेटेड है उसको मैं दर्शाने की कोशिश करता हूँ। ये जो आप इलाका देख रहे हैं, यहाँ पर ये जोशीमठ है जो कि चमोली जिले के अंतर्गत आता है। क्लियर? और जोशीमठ जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव माना जाता है। किस चीज़ के लिए? तो आगे बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड साहिब जैसे तीर्थ स्थानों की यात्रा करने के दृष्टिकोण से। क्लियर? और लेकिन यहाँ पर बड़ी बात यह है दोस्तों कि यह भूकंपीय क्षेत्र जोन 5 के अंतर्गत आता है ना, जोन 5। यहाँ पर यह बहुत महत्वपूर्ण है समझना। क्लियर? इसके अलावा जो आगे के हिस्से हैं इस पूरे उत्तराखंड के इस रीजन के, यहाँ पर नंदप्रयाग है, इससे कुछ ही दूरी पर कर्णप्रयाग है ना, कर्णप्रयाग है ना, यहाँ पर रुद्रप्रयाग है, यहाँ पर देवप्रयाग है। देवप्रयाग के बारे में आप जानते ही होंगे कि इधर से अलकनंदा नदी और इधर से भागीरथी नदी, दोनों नदियाँ आकर करके और यहाँ पर मिलती हैं देवप्रयाग में, और ये फिर क्या बनाती हैं? गंगा बनाती हैं, है ना। और साथ ही जो अलकनंदा है, अलकनंदा के साथ में धौली गंगा मिलती है, देन फिर और भी नदियां मिलती हैं और इस तरीके से यहाँ पर आ जाती हैं। अलकनंदा और भागीरथी मिलती हैं और देन फिर आगे वो गंगा के तौर पर आगे बढ़ती चली जाती है। क्लियर? तो यहाँ पर हमें ये समझने की ज़रूरत है कि आखिर इस क्षेत्र में क्या ऐसी गतिविधियाँ चल रही हैं जिसके कारण जो वैज्ञानिक हैं, विशेषज्ञ हैं, वो इस तरीके से भविष्य में भी और व्यापक त्रासदी की संभावना जता रहे हैं। क्लियर? इसको बहुत ही साइंटिफिकली मेथड से समझने की ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखिएगा कि जो जोशीमठ है ये आदि शंकराचार्य के द्वारा निर्मित 4 मठों में से एक है। ठीक है, आदि शंकराचार्य एक बहुत जाने माने संत हुए और इन्होंने अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया था। ठीक है, हम खैर उस सिद्धांत में नहीं जाएंगे। हमारा जो मेन मोटिव है आज की चर्चा का वो ये है कि भाई जोशीमठ की जो स्थिति है वो क्या कुछ कहती है और इसका जो एक प्रभाव है आगे आने वाले जो क्षेत्र हैं जिसके बारे में अभी हमने चर्चा की, उस पर क्या कुछ इम्पैक्ट इसका पड़ सकता है। क्लियर? तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि एक जो मठ आदि शंकराचार्य जी ने स्थापित किया वो कहाँ पर? तो ओडिशा में, है ना, भारत के पूर्वी हिस्से में ओडिशा में पुरी में श्री शंकराचार्य गोवर्धन मठ के तौर पर स्थापित किया। इसके बाद एक जो
मठ था वह गुजरात में श्री शारदा पीठ के तौर पर स्थापित किया गया। इसके बाद एक जो मठ था वह ज्योतिर्मठ या फिर जिसे अब बाद में जोशी मठ के तौर पर जाना जाता है, प्रचलित है ये बद्रिकाश्रम हिमालय में जोशी मठ के तौर पर स्थापित किया गया। और एक मठ श्रृंगेरी में, कर्नाटक के श्रृंगेरी में श्री शारदा मठ के तौर पर स्थापित किया गया था। ठीक है ना। तो ये टोटल 4 मठ आदि शंकराचार्य जी के द्वारा स्थापित किए गए थे और उन्हीं में से हम आज की चर्चा में जोशी मठ या फिर ज्योतिर्मठ, जो भी आप कहना चाहें, इसके संदर्भ में बातचीत करेंगे। क्लियर। यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखिएगा कि यह जो मैप है, यह मैप भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के द्वारा ये दर्शाया गया है और इसमें जो यह पूरा का पूरा क्षेत्र है, यहाँ पर मैं आपको और इस तरीके से दर्शाने की कोशिश कर रहा हूँ। यदि आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो ये लाल डॉटेड कुछ आपको आकृतियाँ दिख रही हैं, है ना। लाल रंग की से ये डॉटेड जो आकृतियाँ हैं, ये जोशी मठ के आसपास का जो क्षेत्र है उसी को संकेतित कर रही हैं। सैटेलाइट के द्वारा इसरो ने जो इमेज प्राप्त की है जोशीमठ की भू आकृति की, तो उसी के माध्यम से ये पता चल रहा है कि यह पूरा का पूरा जो क्षेत्र है वो नीचे धंसने की स्थिति में है ना। लैंड सब्सिडेंस नाम के एक शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है अंग्रेजी में, जिसको हिंदी में कहा जा सकता है भूमि का या फिर जमीन का नीचे की ओर धंसना, है ना। तो उसी को यहाँ पर इस सैटेलाइट इमेज के माध्यम से दर्शाने की कोशिश की गई है। क्लियर। अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जोशी मठ है और ये है विष्णुप्रयाग और यही पूरा का पूरा जो इलाका है ये यहाँ पर दर्शाया गया है लाल डॉटेड रंग से। क्लियर। अच्छा, ठीक है। अब यहाँ पर फिर बात आ जाती है कि आखिर क्या ऐसी समस्याएं, क्या ऐसी गतिविधियां उस क्षेत्र में पनप रही हैं, पनपी हैं, जिसका खामियाजा आज वहां की जनता को भुगतना पड़ रहा है। देखो दोस्तों, इससे संबंधित दो जो पहलू हैं वो हमें ध्यान में रखने की आवश्यकता है। एक है प्राकृतिक और दूसरा है मानव जनित, है ना, मानव जनित। ठीक है, नेचुरल और एंथ्रोपोजेनिक। क्लियर। अच्छा, प्राकृतिक में जो पहलू हैं, पहला तो ये है कि 1976 के आसपास में ही तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से एक कमेटी का गठन किया गया था, MC शर्मा कमेटी, जो कि उस समय इस क्षेत्र के कलेक्टर के तौर पर काम कर रहे थे और उनके नेतृत्व में जो कमेटी गठित की गई थी उसने ये सुझाव दिया था कि जोशीमठ के इलाके में किसी भी स्तर पर सच कोई निर्माण कार्य नहीं होना चाहिए, इस पर रोक लगाई जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि यह जो क्षेत्र है यह पत्थर और बालू से निर्मित है ना, चट्टान से निर्मित नहीं है। चट्टानें ठोस होती हैं, तो आधार जो है, आधार पत्थर और बालू का है। ठीक है, तो यदि दबाव ज़्यादा पड़ेगा तो वो नीचे की ओर धंस सकता है। चट्टान यदि रहता है आधार, तो फिर दबाव पड़ने पर भी ज़्यादा उस पर इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये एक फैक्टर उसी समय बताया गया था MC शर्मा कमेटी की रिपोर्ट में, लेकिन उस पर सच कुछ खास ध्यान नहीं दिया गया और धीरे धीरे जो स्थितियां हैं वो बदलती चली गई। यहाँ ध्यान रखना कि जो ये जमीन धंसने की प्रक्रिया है, ऐसा नहीं है कि अचानक से ये एक प्राकृतिक आपदा के तौर पर सामने आ गया है। पहले भी ऐसी घटनाएं होती रही हैं, पहले भी कुछ ऐसी गतिविधियां होती रही हैं जिसके कारण छिटपुट स्तर पर इस तरीके से देखा गया है जमीन धंसने की घटना को, है ना, और जिसके कारण घरों में दरारें पड़ती रही हैं और सड़कें जो है फटती रही हैं। क्लियर। तो एक तो बहुत महत्वपूर्ण जो फैक्टर है प्राकृतिक स्तर पर कि यह जो क्षेत्र है पत्थर और बालू से निर्मित है। दूसरा जो प्राकृतिक फैक्टर है वह यह है कि इस क्षेत्र का निर्माण कैसे हुआ है।
दरअसल दोस्तों इस क्षेत्र का निर्माण मलबे पर हुआ है, जो यहाँ पर दर्शा रहा है। मलबा यानी कि पत्थर और बालू से निर्मित है। ये मलबा कहाँ से आया? तो दरअसल बहुत समय पहले भूकंप आया था इस क्षेत्र में। भूकंप के बाद भूस्खलन हुआ और भूस्खलन के बाद जो मलबा बना, उसी मलबे पर इस पूरे क्षेत्र का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि भूकंप के बाद भूस्खलन और भूस्खलन के बाद मलबे पर निर्माण। ठीक है, तीसरी बात यह है कि जो यह क्षेत्र है, यह भूकंपीय जोन वाला क्षेत्र है, भूकंपीय जोन 5 वाला क्षेत्र है, मैंने शुरू में ही बताया। तो यहाँ पर अक्सरहा भूकंपीय गतिविधियाँ होते रहती हैं। अभी हम यहाँ पर चर्चा भी करेंगे कि यहाँ पर भूकंपीय गतिविधियाँ जो अक्सरहा होते रहती हैं, इसके पीछे का क्या कारण है ना। अभी हम इसके बारे में भी साइंटिफिकली जो गतिविधियाँ उसको हम समझेंगे। ठीक है, तो भूकंपीय गतिविधियाँ अक्सरहा होते रहती हैं। हाँ, भूकंप की तीव्रता या फिर इसे बारंबारता कह सकते हैं, फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं। क्लियर। चौथी बात यह है कि भूस्खलन और हिमस्खलन की स्थितियां भी इस क्षेत्र में देखी जाती हैं। ठीक है, भूकंप होता है, भूकंप का भूस्खलन और हिमस्खलन जैसी स्थितियां भी यहाँ पर सामने आती हैं और इसका खामियाजा इस क्षेत्र के लोगों को भुगतना पड़ता है। ठीक है, इसके अलावा एक और जो महत्वपूर्ण फैक्टर है वो ये है, यहाँ पर 5वें नंबर पर मैं लिख देता हूँ, वो ये है कि जो इस क्षेत्र में जो निर्माण कार्य हुआ है ना, तो दरअसल वह तो एक मानव जनित कारण है, निर्माण कार्य जो हुआ है। ठीक है, जो सड़कें और सुरंगें बनी हैं वो क्या है, मानव जनित कारण है। तो यहाँ पर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, 5वें नंबर को यदि हम इसको हटा भी दें तो आप इसको इसी माध्यम से समझ लीजिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा कि सड़क निर्माण सुरंग निर्माण के कारण क्या हुआ है कि जो जब बारिश होती है तो बारिश का पानी को क्या चाहिए, एक रास्ता चाहिए निकलने का, निकासी का। यदि उसको रास्ता नहीं मिलता है तो फिर वो जिस क्षेत्र में है वहाँ पर वो प्रेशर जेनरेट करना शुरू कर देता है। वो दरारों के माध्यम से धरती के अंदर जाता है वो पानी, और फिर वो जब दबाव बढ़ाना शुरू करता है तो जो चट्टानें जो वहाँ पर उस क्षेत्र में जो पत्थर है या फिर जो बालू की स्थिति है, वह उसको क्या करने लगता है, तोड़ने लगता है ना। जब वो तोड़ने लगेगा तो जो आधार है, वह आधार जो ढीला ढाला है, वो ढीला ढाला आधार भी नीचे से खिसकने लगेगा। तो अब आप कल्पना कीजिए कि आधार जो था बालू का ही आधार था बेशक, लेकिन वह आधार भी यदि सामने से नीचे से खिसक गया तो क्या होगा, ऊपर से जो एक दबाव जो वजन था वह नीचे चला आया, है ना। यानी कि लोड बियरिंग कैपेसिटी ही नहीं है ना। यदि वजन संभालने की क्षमता रहती इस आधार पर तब तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं थी। लेकिन एक तो खुद ही वह जो आधार है वह खुद ही वल्नरेबल है, सुभेद्य है, और उसको भी और अधिक कमज़ोर किया जा रहा है। जो बारिश का पानी नीचे दरारों से होते हुए ज़मीन के अंदर जा रहा है, तो ये जो बारिश का पानी है वो उसको और अधिक सुभेद्य बना दे रहा है और कमज़ोर कर दे रहा है, और इसके कारण वो धीरे धीरे पानी जो है इस क्षेत्र को ज़मीन के अंदर से ही संचारित कर रहा है। जो पत्थर है वो उसको तोड़ रहा है और जो पूरा का पूरा जो जमाव है उसको समाप्त कर रहा है, और इसका एक जो रिजल्ट है वो ऊपर से नीचे की ओर धंसने के तौर पर सामने आ रहा है ना। तो एक जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कारण यहाँ पर सामने दिख रहा है मानव जनित के रूप में। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक जो अभी हमने बात की कि जो भूस्खलन और हिमस्खलन हो रहा है, भूस्खलन के पीछे का क्या कारण है, इसको आप इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। देखिए दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि भारतीय प्लेट और यूरेशियाई प्लेट, दो प्लेटें जब आपस में टकराई तो फिर हिमालय का
निर्माण हुआ है। क्लियर। और इसी में से ध्यान रखना है कि इसी निर्माण प्रक्रिया के दौरान कुछ वलन पड़े, कुछ मोड़ बने, और इन्हीं मोड़ों में से एक जो महत्वपूर्ण मोड़ है वो है वक्रता थ्रस्ट, या फिर वक्रता वलन, या फिर वक्रता मोड़, जो भी आप कहना चाहें, है ना। और इस वक्रता थ्रस्ट के आसपास में ही जोशीमठ है ना। और एक और महत्वपूर्ण जो थ्रस्ट है वह है मेन सेंट्रल थ्रस्ट, MCT। यह जो मेन सेंट्रल थ्रस्ट है यह भी इस पूरे इलाके के इर्द गिर्द में ही है। ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा आपको बता देना चाहूँगा कि जब हिमालय का निर्माण शुरू हुआ तो फिर जो भारतीय प्लेट का मूवमेंट, भारतीय प्लेट की जो गतिशीलता है वह यूरेशियन प्लेट की ओर लगातार हो रही है, इनफैक्ट अभी भी हो रही है यह गतिशीलता। और यही कारण है कि जो हिमालय है, हिमालय की ऊंचाई निरंतर और ऊंची होती जा रही है, क्योंकि जो भारतीय प्लेट है वो यूरेशियन प्लेट के साथ टकरा रहा है, और जो इस टकराहट के कारण से जो एक मोड़ है वो उस मोड़ के कारण जो उसका परिणाम है वो हिमालय की ऊंचाई के तौर पर देखा जा रहा है। ठीक है। और यह जो गतिशीलता है ये अभी भी बनी हुई है। ठीक है। तो यह जो यूरेशियन प्लेट है और यह जो भारतीय प्लेट है, इन दोनों के बीच में जब टकराहट होती है तो फिर महान हिमालय का निर्माण होता है ना, ग्रेट हिमालय का निर्माण होता है। और जब ग्रेट हिमालय का निर्माण होता है तो इसके बाद एक चटकन की स्थिति सामने आती है, एक दरार की स्थिति सामने आती है, क्योंकि यह जो प्लेट है ये लगातार पुश कर रहा है ना। और इसी पुश के परिणाम स्वरूप जो चटकन आता है उसी चटकन को MCT या फिर मेन सेंट्रल थ्रस्ट के तौर पर जाना जाता है। और ऐसे ही कई चटकन यहाँ पर देखे गए हैं, है ना। इसके कारण से यह जो वक्रता थ्रस्ट है या फिर जो मेन सेंट्रल थ्रस्ट है, इसके कारण से यह जो पूरा का पूरा इलाका है ये अक्सर भूकंपीय गतिविधियों से प्रभावित होता रहता है। हमेशा इसमें मूवमेंट होता रहता है, हमेशा यहाँ पर कंपन की स्थिति सामने आती है, और इसके कारण जो भूस्खलन है वो परिणाम स्वरूप सामने आता है ना। यह जो पूरी की पूरी व्यवस्था है, आप चाहें तो इसको अमृत उपाध्याय सर ने हिमालय कैसे बना उस अध्याय में बहुत विस्तार से उसको डिस्क्राइब किया है कि किस तरीके से भारतीय प्लेट और यूरेशियन के प्लेट के बीच में टकराहट होती है और किस तरीके से ग्रेट हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक का निर्माण होता है। बहुत व्यापक तरीके से उन्होंने उसमें समझाया है। मैं चूँकि अभी यहाँ पर जोशीमठ के बारे में ही हम संकेंद्रित हैं, इसलिए मैं हल्का सा आपको यहाँ पर आइडिया दे रहा हूँ कि किस तरीके से यह MCT बना है या फिर ये वक्रता थ्रस्ट बना है, और उसका प्रभाव जो है यहाँ पर देखा जा सकता है। क्लियर। तो ये चीज़ें यहाँ पर अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाती हैं। ये कुछ प्राकृतिक कारण है और ये कुछ मानव जनित कारण के तौर पर यहाँ पर सामने आते हैं। इनफैक्ट मानव जनित कारण में जो एक सुरंग निर्माण है वह भी अभी हाल के समय में चर्चा में रहा है। इसके पीछे का कारण यह है दोस्तों कि आपने शायद सुना भी होगा कि जो NTPC है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, राष्ट्रीय विद्युत ऊर्जा निगम है ना, थर्मल पावर कॉरपोरेशन, इसके माध्यम से तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना को शुरू किया गया है और सुरंग का निर्माण किया गया है इस पार्टिकुलर रीजन में। तो कई लोगों ने यह भी दोषारोपण किया है कि NTPC के इस निर्माण कार्य के कारण भी यह जो खामियाजा है यहाँ पर भुगतना पड़ रहा है। हालांकि NTPC ने इस मामले में स्पष्ट तौर पर मना किया है कि हमारे स्तर पर जो भी गतिविधियाँ चल रही हैं उसके कारण ऐसा कोई भी प्रभाव नहीं पड़ सकता है। तो NTPC ने यह कहा है कि इस रीजन में हमने सुरंग जो बनाया है वह बोरिंग के माध्यम से वहाँ पर से पानी निकाला गया है, ऐसा नहीं है कि कोई विस्फोट किया गया है ना। तो ये NTPC का कहना है और इस कारण से उसने इस क्षेत्र में जो ये घटना हुई है इसको लेकर करके अपना किनारा कर लिया है। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो
खैर जांच का विषय है। तो यहाँ पर एनटीपीसी के स्तर पर ये कुछ निर्माण कार्य किए गए हैं। इसके अलावा मैंने आपको शुरू में भी बताया कि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव माना जाता है बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब जाने के लिए। तो इस कारण से यहाँ पर जनसंख्या में बीते समय में बहुत वृद्धि देखी गई है, क्योंकि यह पर्यटन क्षेत्र के तौर पर भी उभरा है और साथ ही होटल वगैरह का भी निर्माण बहुत बड़े पैमाने पर किया गया है और इस कारण से यहाँ पर दबाव जो है ऑलरेडी बढ़ता जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि यह क्षेत्र ऑलरेडी पहले से भंगुर है, पहले से वल्नरेबल है और उसके ऊपर से दबाव और बढ़ता जा रहा है, प्राकृतिक स्तर पर भी और मानव जनित स्तर पर भी। तो इसका जो एक रिफ्लेक्शन है, ये रिफ्लेक्शन इस तरीके से लैंड सब्सिडेंस के तौर पर या फिर ज़मीन धंसने के तौर पर देखा जा सकता है ना। तो आज की चर्चा में हमने विस्तार से ये समझने की कोशिश की कि जोशीमठ में जो घटना घटी यह क्यों घटी, इसके पीछे का क्या मानव जनित कारण है, क्या प्राकृतिक कारण है, और साथ ही हमने यहाँ पर यह भी चर्चा की कि इसके साथ साथ जो अन्य इलाके हैं उत्तराखंड के, जैसे कि कर्णप्रयाग, नैनीताल, यहाँ पर भी ऐसी संभावनाएं विशेषज्ञों के द्वारा जताई जा रही हैं। इनफैक्ट कुछ विशेषज्ञों ने तो यहाँ तक कहा है दोस्तों कि जो नैनीताल में नैनी झील है ना, नैनी लेक है, उसके नीचे से भी एक थ्रस्ट गुजरता है ना। और हमने अभी थ्रस्ट की चर्चा की है कि भाई जहाँ जहाँ पर मोड़ है, जहाँ जहाँ पर वलन है, जहाँ जहाँ पर दरार है, वहाँ पर यदि ये जो भारतीय प्लेट का मूवमेंट तो लगातार हो रहा है, ऐसा तो है नहीं कि रुका हुआ है, तो इसके कारण जो थ्रस्ट है उस पर इम्पैक्ट पड़ता है ना। तो ये जो वजहें हैं, ये जो कारण है, इसके चलते जो नैनीताल और कर्णप्रयाग जैसे क्षेत्र हैं उस पे भी एक खतरे का संकट देखा जा रहा है ना, क्योंकि वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण पर्यटन क्षेत्र के तौर पर विकसित हो रहे हैं। हाल के समय में जो कर्णप्रयाग का रीजन है वहाँ पर 4 धाम प्रोजेक्ट के लिए सड़कों को और चौड़ा किया जा रहा है, जो पहाड़ हैं पहाड़ों को काटा जा रहा है ना। और इसके कारण से एक क्रिया और प्रतिक्रिया के चलते यह जो रिजल्ट है, यह रिजल्ट आने वाले समय में सामने आ सकता है और उसका खामियाजा वहाँ की जनता को भुगतना पड़ सकता है। लेकिन दोस्तों अब सवाल यह है कि ऐसी स्थिति को रोकने के लिए, नियंत्रित करने के लिए क्या कुछ उपाय किए जा सकते हैं, किए जाने चाहिए। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि भारत सरकार के स्तर पर अभी हाल के समय में जो कदम उठाया गया है उसमें पहली बात तो ये की जा रही है कि एक कमेटी का गठन किया गया है यहाँ भारत सरकार के कैबिनेट सचिव के नियंत्रण में, और इस कमेटी ने उस क्षेत्र का दौरा किया है और साथ ही उत्तराखंड सरकार के साथ में सलाह मशविरा कर करके उस क्षेत्र में जो लोग निवास कर रहे हैं उनको जल्द से जल्द वहाँ से हटा करके और सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, इसके अलावा और क्या किया जा रहा है, इसके अलावा जो उस क्षेत्र में जहाँ जहाँ पर भी नदियों के द्वारा, अलकनंदा और धौलीगंगा के द्वारा जो कटाव की स्थितियाँ देखी जाती हैं, वहाँ पर सुझाव दिया जा रहा है कि उन कटाव वाले क्षेत्रों में सीमेंट का ब्लॉक लगाया जाए। जाहिर सी बात है कि जब नदियाँ कटाव करेंगी तो जो मिट्टी है वो तो कटते चली जाएगी, है ना। जब मिट्टी कटते चली जाएगी तो जो आधार है वह समाप्त होता चला जाएगा और जो ऊपरी लेयर है वो नीचे धंस सकता है कि नहीं। तो इसलिए यह सुझाव दिया जा रहा है कि भाई जो सीमेंट का ब्लॉक यदि आप लगाते हैं उस वल्नरेबल रीजन में जहां पर कटाव बहुत तेजी से हो रहा है तो फिर इस कटाव को रोका जा सकता है। इसके अलावा और क्या सुझाव दिया जा रहा है, इसके अलावा ये सुझाव दिया जा रहा है कि जो पहाड़ी इलाकों में खेती की जा रही है उस खेती को रोका जाए, है ना। इसका भी खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। जो निर्माण कार्य बहुत तेजी से चल रहा है इस निर्माण कार्य को रोका जाए, क्योंकि जल को बहने का अपना रास्ता नहीं मिलेगा तो फिर वह उसी दरार में चला जाएगा और वहाँ जा करके वो दबाव क्रिएट करेगा, और जब दबाव क्रिएट करेगा तो जो वहाँ पर स्थलाकृति है उसको वो नुकसान पहुँचाएगा और इसके कारण से नीचे का जो आधार है वो समाप्त होगा, दबाव के कारण वो नीचे धंसता चला जाएगा। बात समझ में आ रही है। इसके साथ ही एक और जो विकल्प सुझाया जा रहा है वो है रिवर ट्रेनिंग का।
ध्यान से सुनना, रिवर ट्रेनिंग यानी कि नदी प्रशिक्षण। इसके माध्यम से क्या विकल्प सुझाया जा रहा है? इसके माध्यम से ये सुझाया जा रहा है कि हम जो कंस्ट्रक्शन कार्य हैं वो इस तरीके से अंजाम दें ताकि नदियों को उसी माध्यम से अपना रास्ता मिलता चला जाए, नदियों को मजबूर न होना पड़े अलग से विकल्प अपनाने के लिए, एक वैकल्पिक रास्ता अपनाने के लिए, है ना। जब वे वैकल्पिक रास्ता अपनाएंगी तो उसका एक बैड इम्पैक्ट पड़ सकता है ना। तो ये सभी कुछ विकल्प के तौर पर सुझाए जा रहे हैं और सबसे बड़ी बात तो अभी यही है कि किस तरीके से उस पार्टिकुलर क्षेत्र में जो रहने वाले लोग हैं उनके जीवन को सुरक्षित किया जाए, जो उनको नुकसान हो रहा है या हुआ है उसकी क्षतिपूर्ति की जाए। हालांकि मैं आपको ये भी बताऊं कि इस पूरे मामले को लेकर करके सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका भी दायर की गई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अभी इस पर एज सच कोई सुनवाई नहीं की है। जब वो सुनवाई करेगी तो फिर उस हिसाब से फिर देखा जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में क्या कुछ कदम उठाने की बात करता है। आज की चर्चा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं किसी और मुद्दे की बात कार्यक्रम में किसी और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।